हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं ग्रेविटेशन, और आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें पढ़ना है केपलर्स लॉ। तो मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर देखने आए हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप क्या करिए, लेक्चर नंबर 1 और 2 इस चैप्टर का देखिए, या फिर कहीं से पढ़ के आइए, तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, केपलर्स के लॉ। तो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू किया था। ग्रेविटेशन में मैंने आपको रेस्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट का, मोशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो केपलर्स नाम के साइंटिस्ट थे, और केपलर क्या करते थे, हमेशा स्टार और जो प्लैनेट्स है इनके तरफ ये देखते रहते थे। मतलब कंटिन्यूसली वो क्या करते थे, प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन करते थे। तो केपलर इन्होंने क्या किया, प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन किया, और प्लैनेट रेस्ट पे है या फिर मोशन पे है, मतलब प्लैनेट के रेस्ट और मोशन के बारे में इन्होंने बताया। तो केपलर के जो लॉ है, बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। मतलब प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड ये लॉ है, और ये जो लॉ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे केपलर का फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ। ओके, अब केपलर का फर्स्ट लॉ आपको टेक्स्ट बुक में दिया है। क्या दिया है, ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स with the sun at one of foci of the ellipse। तो केपलर अपने फर्स्ट लॉ में क्या कह रहे हैं, देखो, मान लो आपके पास ऐसा एक प्लैनेट है जिसका नाम है सन। तो अब ये सन के अराउंड में ऐसा कोई प्लैनेट घूम रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लैनेट को ले लेता हूँ, दिस शुड बी द अर्थ। ओके, दिस शुड बी द अर्थ। सो एज यू नो दैट, आपको पता है अर्थ किसके अराउंड में घूमता है, सन के अराउंड में घूमता है। ये जो प्लैनेट है अर्थ हमारा, ठीक है, ये जो अर्थ प्लैनेट है हमारा, ये किसके अराउंड में घूमता है, सन के अराउंड में घूमता है। किसके अराउंड में घूमता है, सन। तो ये जो शेप बन रहा है यहाँ पे, ये जो शेप बन रहा है, ये शेप कैसा बनेगा, इलिप्स बनेगा, एलिप्टिकल बनेगा। कैसा बनेगा, एलिप्टिकल। और इसमें ये जो सन है, ये इलिप्स का एक फोकस रहेगा, या इलिप्स का एक फोकाई रहेगा। क्या होता है बच्चों, इलिप्स के कुछ प्रॉपर्टी होती है। इलिप्स में बेसिकली 2 फोकस होते हैं, और 2 है मतलब प्लूरल है, तो उसे हम फोकाई कहते हैं। फोकाई मतलब प्लूरल, ये एक S1 और एक S2, या फिर 2 पॉइंट्स है तो मैं उसको S1 S2 नाम दे दिया। अब मुझे बताओ, S1 S2 हमारे पास 2 सन तो नहीं है, एक ही सन है। तो हम एक तो इस पोजीशन पे कंसिडर करेंगे या फिर इस पोजीशन पे। तो मैंने इस पोजीशन पे कंसिडर कर लिया। तो ये जो पोजीशन है सन की, अर्थ से इतने डिस्टेंस के ऊपर है। तो डिस्टेंस की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें ये समझना है अर्थ जो है किसके अराउंड में घूम रहा है, सन के अराउंड में। और कैसे घूम रहा है, इलिप्स में घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है। और इस इलिप्स का सन एक पॉइंट है या फिर एक फोकाई है, हम उसको ऐसा कह सकते हैं। तो केपलर ने यही बताया, ऑर्बिट जो है प्लैनेट का सन के अराउंड में, वो इलिप्स है, और सन इज द वन ऑफ द फोकाई ऑफ दैट इलिप्स। इसका मतलब क्या है, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, तो सन उसमें से कहीं एक जगह पर है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो सबको समझ में आ रहा है केपलर का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं केपलर की सेकेंड लॉ की, केपलर का सेकेंड लॉ। तो केपलर का सेकेंड लॉ क्या है, देखो, मान लो आपका जो प्लैनेट अर्थ है वो A पोजीशन पे है, और बाद में वो गया B पोजीशन के ऊपर। कौन से पोजीशन के ऊपर गया, B पोजीशन। यहाँ पे एक हम पॉइंट कंसिडर कर लेते सन के लिए S। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे अर्थ की पोजीशन माना होता C, तो यहाँ से यहाँ पे गया D। तो जब प्लैनेट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ एरिया स्वीप कर रहा है। इतना एरिया यहाँ पे स्वीप कर रहा है। इस एरिया को बोलूँगा मैं ASB। इस एरिया को क्या बोलूँगा मैं, ASB। सिमिलरली जब वो C पे से D पे से गया, तो उसने इतना एरिया स्वीप किया। देखते ना आप, ऐसा यहाँ से यहाँ पे गया तो इतना एरिया उन्हें कवर किया। तो इसका एरिया को मैं बोलूँगा CSD। तो केपलर इनका सेकेंड लॉ में ये कहना है, जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड में घूमेगा,
और वो एक पोजीशन पे से दूसरे पोजीशन में जाएगा, तो वो जो एरिया स्वीप करेगा वो एक दूसरे को कैसा होगा, इक्वल। कोई भी दो पोजीशन आप लेंगे, यहाँ पे जो एरिया कवर किया और यहाँ पे जो एरिया कवर किया, तो दोनों एरिया कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ASB इज इक्वल टू CSD। इसका मतलब ये है यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया दिख रहे हैं आपको, डायग्रामेटिकली आपको सेम नहीं दिख रहे हैं, बट केपलर इनका कहना ऐसा था, ये जो प्लैनेट एरिया स्वीप करेगा विथ सन, ये हमेशा कैसे रहेंगे, इक्वल। जैसे आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, यू कैन ऑल्सो टेक न्यू पोजिशन, या फिर मैं इधर ले लेता हूँ, ऐसा ले लेता हूँ मैं कुछ, यहाँ पे E ले लेता हूँ, मैं F ले लेता हूँ। तो ESF ये भी एरिया आप किसी को भी क्या लिख सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो प्लैनेट जब कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा या फिर घूमेगा किसके अराउंड में, सन के अराउंड में, तो वो जो एरिया स्वीप करेगा वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसा रहेगा, इक्वल। ओके, अब तीसरे लॉ की बात करते हैं, थर्ड लॉ की बात करते हैं। तो केपलर इनका कहना ये है, ये जो प्लैनेट घूम रहा है इसको घूमने के लिए कुछ तो भी टाइम लगता है, इसके टाइम को हम बोलते हैं t। इसका जो स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, मेन डिस्टेंस आपको लेना है, किसका, सन और प्लैनेट का आपको मेन डिस्टेंस लेना है। अभी मेन डिस्टेंस क्यों लेना है, देखो जब प्लैनेट ए पोजीशन पे था तो ये डिस्टेंस था, बी पे आया तो ये डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई एक नया पोजीशन कंसिडर कर लो, फिर सी पोजीशन, फिर डी पोजीशन, ई पोजीशन, एफ पोजीशन। अब आप देखेंगे जब प्लैनेट इलिप्स में घूम रहा है तो डिफरेंट पोजीशन के लिए वो जो रेडियस है इलिप्स की वो सबके लिए कैसी है, अलग है। तो केपलर इनका कहना ये था, डिफरेंट रेडियस है तो हम सबको अलग अलग नहीं लिख सकते, हम सारे रेडियस का क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, और एवरेज को हम बोलते हैं मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट टू सन। तो ये जो r है ये आपका प्लैनेट का क्या है, डिस्टेंस है, प्लैनेट का डिस्टेंस है, कहाँ से, सन से। लेकिन कौन सा r है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, इसमें तो बहुत सारे r है। तो ये सारे r का मिला के जो मेन r निकलेगा जिसको हम एवरेज बोलेंगे, उस r की यहाँ पे बात हो रही है। तो केपलर ने कहा जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मेन डिस्टेंस के क्यूब को। इसका मतलब बहुत आसान है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा प्लैनेट को घूमने के लिए टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। मतलब सन के अराउंड में एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कोई प्लैनेट दूर है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर कोई प्लैनेट नज़दीक है तो उसको टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, जैसा आप समझ में आ रहा है आपको, जैसा आप खड़े हो और आपके बाजू में कोई पर्सन खड़ा है और वो नज़दीक खड़ा है तो आपको जल्दी से गोल राउंड मार सकता है, उसको टाइम कम लगेगा, स्पीड ज़्यादा रहेंगी। अगर वो दूर चला गया आपसे तो उसको बड़ा सर्कल कवर करना है, मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो केपलर कहते हैं जो प्लैनेट का टाइम पीरियड का स्क्वायर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेन डिस्टेंस के क्यूब को, मेन डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना टाइम बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना टाइम भी कम लगेगा। ये रिलेशन उन्होंने बताया। सो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे हमने इक्वल टू का साइन लिया तो हम यहाँ पे के कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और यहाँ पे आर का क्यूब एज इट इज आएगा। अब ये आर क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जिसको डिवाइड में आएगा तो मैं लिखूँगा टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही केपलर का कहना है, टाइम पीरियड का स्क्वायर और मीन डिस्टेंस का क्यूब इनका अगर रेशो लेंगे तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो बच्चों आज हम केपलर लॉ पढ़ रहे हैं। केपलर के लॉ जो है प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो केपलर इन्होंने कहा प्लैनेट कैसे मोशन करते हैं, और एक बात ये भी आपको ध्यान में रखना है, केपलर इनको पता नहीं था कि प्लैनेट क्यों मोशन करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन हमें बताएंगे प्लैनेट जो है सन के अराउंड में क्यों घूम रहे हैं। केपलर इन्हें पता नहीं था क्यों घूम रहे हैं, केपलर सिर्फ ये बताना चाहते थे कि कैसे घूम रहे हैं। और ये भी जो डेटा है उन्होंने स्टडी किया, प्रीवियसली जो साइंटिस्ट है उनका डेटा जो लिया उन्होंने उसको स्टडी करके उन्होंने बताया। क्या बताया, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है देखो, केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है देखो, जो प्लैनेट है उसका जो सन के अराउंड में घूमने वाला शेप है, जो प्लैनेट सन के अराउंड में घूमने वाला है तो कैसा शेप बनाएगा, इलिप्स। और उस इलिप्स में दो फोकस होते हैं लेकिन सन तो दो नहीं है, तो उस इलिप्स का सन
वन फोकस है, इसलिए हम उसको वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स कहते हैं। वेरी सिंपल, प्लैनेट का शेप एलिप्टिकल है और सन उसमें वन ऑफ द फोकाई है, ये पहला लॉ है। दूसरा, प्लैनेट जब एक जगह पे से दूसरी जगह पे जा रहा है तो जो एरिया कवर कर रहा है वो एरिया एक दूसरे को कैसा रहेगा, इक्वल। और तीसरा लॉ ये है, प्लैनेट को घूमने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम का जो स्क्वायर है, तो डिस्टेंस आपने देखा अलग अलग है, तो हमने मीन डिस्टेंस की बात की, तो मीन डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाद में प्रोपोर्शनिटी की जगह पे हमने इक्वल टू लेके कांस्टेंट लिया और बाकी रिजल्ट आपके सामने है। तो आई होप आज आपको केपलर्स के तीनों लॉ अभी तक जो नहीं समझ में आए थे बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। फाइनली केपलर के जो 3 लॉज है हमने हमारे 3rd लेक्चर में फिनिश कर चुके हैं। तो अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगा आप 1st, 2nd और आज का 3rd तीनों लेक्चर सिक्वेंशियली आप देखिए और अच्छे से आप नोट्स बनाइए और टेक्स्ट बुक में से भी जो नोट्स दिए हैं प्रॉपरली आपके नोटबुक में आप लिखिए। ऐसा अगर आप डेली लेक्चर देखते हैं, नोट्स लिखते हैं और समझते हैं, आई होप आपको तो समझ में आ ही रहा है। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ साइंस 1 का टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं। आपके पूरे जो 10 चैप्टर है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो आपको मैं बहुत ही अच्छे तरह से यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोगों का मुझे ये चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, रिप्लाई चाहिए कि आप लोग मुझे बताओ आपको कैसे समझ में आ रहा है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे वो भी बताइए, कम समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताइए। बाकी तो मैंने हर बार की तरह आपको मेरा नंबर भी शेयर किया है। दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर। आप मुझे पर्सनली भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डाउट्स पूछना चाहते हैं तो ये भी मुझे पूछ सकते हैं। और मुझे पता है मेरे बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी हमारे लेक्चर को देख रही है, तो वो भी बिल्कुल कमेंट करके बताइए उनको कैसा समझ में आ रहा है। और इसके बाद हम 4th लेक्चर हम जब आपके लिए लेके आएंगे तो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर लेके आएंगे। लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा 3 लेक्चर आपको देख के आना है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।